सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक ऐसा नाम जो इतिहास में आज भी गूंजता है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि वो कौन था? एक महान विजेता, एक दूरदर्शी इंसान, या फिर एक बेरहम तानाशाह? आज हम सदियों पुरानी कहानियों और मिथकों के पार जाकर उस असली सिकंदर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिकंदर का ये एक वाक्य उसकी लीडरशिप का पूरा सार बता देता है। उसके लिए हर जंग, हर एक फैसला बहुत बड़ा दांव होता था। मतलब एक इंसान का काम पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला कर सकता था। यही वो सोच थी जिसने उसे इतिहास के सबसे महान हस्तियों में से एक बना दिया। तो चलिए एक हिस्टोरिकल जासूस की तरह इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहले हम सिकंदर की पहेली को समझेंगे, फिर जानेंगे कि उसके अंदर इतनी आग कहाँ से आई, उसकी जीत के तरीकों को देखेंगे, उसके साम्राज्य के अंदर छिपे विरोधाभासों को उजागर करेंगे और आखिर में उसकी विरासत पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी सदियों की कहानियों के नीचे दबे उस असली सिकंदर को हम खोजें तो खोजें कैसे? क्या वो सच में उतना ही ग्रेट था जितना उसे कहा जाता है? देखिए, आज के इतिहासकार ना मोटे तौर पर दो टीमों में बंटे हुए हैं। कुछ उसे एक विजनरी मानते हैं जिसने दुनिया को एक साथ लाने की कोशिश की, वहीं दूसरे उसे एक ऐसा बेरहम शासक कहते हैं जो बस अपनी ही ईगो और महत्वाकांक्षा में डूबा हुआ था। और सच सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। असल में सिकंदर को समझना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारे पास उसके समय का लिखा हुआ कोई भी अकाउंट है ही नहीं। जो भी हम जानते हैं वो उसकी मौत के सैकड़ों साल बाद रोमन दौर में लिखा गया था, और जाहिर है उन लेखकों के अपने विचार और अपने पूर्वाग्रह थे। सिकंदर ने खुद क्या सोचा ये हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। तो फिर वो कौन सी चीज थी जो सिकंदर को इतना ड्राइव करती थी? उसकी कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा का सोर्स क्या था? इसका जवाब हमें प्राचीन ग्रीक कल्चर की जड़ों में मिलता है। ये एक ग्रीक शब्द है, अरेटे। इसका मतलब सिर्फ एक्सीलेंस नहीं है, ये एक सोच है, एक जीने का तरीका, अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना, हर काम में बेस्ट होना। सिकंदर के लिए अरेटे को पाना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। और अरेटे की इस खोज को जो आग देता था, जो फ्यूल था, वो था पोथोस। ये एक गहरी जुनूनी इच्छा थी, कुछ ऐसा कर दिखाने की जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, उन जगहों पर पहुंचने की जहां कोई ना पहुंचा हो। यही पोथोस सिकंदर का असली इंजन था। तो सिकंदर खुद को किसके सामने नापता था? उसके आइडल्स थे, उसके पिता फिलिप जिनकी कामयाबी को वो पार करना चाहता था, महान हीरो इखलीस जिसकी कहानी इलियड को वो हमेशा अपने साथ रखता था, देवता हर्क्यूलिस जिसे वो अपना पूर्वज मानता था, और महान पारसी सम्राट साइरस जिसके साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य बनाने का उसका सपना था। लेकिन सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होता है ना। सिकंदर की कामयाबी के पीछे दो मजबूत पिलर थे, उसकी मिलिट्री जीनियस और उसका प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए इसे समझते। पहला पिलर जाहिर है उसकी बेमिसाल सैन्य प्रतिभा थी। युद्ध के मैदान पर एक कमांडर के तौर पर उसका कोई मुकाबला नहीं था। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गोगामेला की लड़ाई। सोचिए, आपके सामने आपसे 5 गुना बड़ी सेना खड़ी है, फिर भी सिकंदर ने अपनी अनोखी रणनीति से एक ऐसी जीत हासिल की जिसने सबको हैरान कर दिया। ये नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा था। और अब आते हैं उसकी कामयाबी के दूसरे पिलर पर, जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चालाक एडमिनिस्ट्रेटर भी था। अब ये देखिए कि उसने इतने बड़े पारसी साम्राज्य को संभाला कैसे। उसने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि बड़ी चालाकी से वहाँ के पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही अपना लिया। अपने वफादार लोगों को अहम पदों पर बिठाया और वहाँ के लोकल लीडर्स को भी साथ में रखा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम था जिसने उसके साम्राज्य को मजबूती दी। लेकिन सिकंदर की कहानी सिर्फ जीत और अक्लमंदी की नहीं है। उसकी महानता का एक अंधेरा पक्ष भी था जो उसके राज में मौजूद विरोधाभासों और क्रूरता को सामने लाता है। ये टाइमलाइन उसकी पर्सनैलिटी के बदलाव को दिखाती है। शुरुआत में वो एक बेरहम योद्धा था, फिर परसेपोलिस का जलना जो शायद गुस्से में लिया गया एक फैसला था। लेकिन जैसे जैसे वो पूरब की ओर बढ़ा, उसने पारसी तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया, जिससे उसके अपने मैसेडोनियन सैनिक ही उससे नाराज होने लगे। और ये टकराव भारत में आकर एक विद्रोह में बदल गया, जहां उसकी अपनी सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। और ये कोटेशन उस गहरी खाई को दिखाता है जो सिकंदर और उसके सबसे वफादार सैनिकों के बीच बन गई थी। वो एक मिक्स्ड कल्चर वाला साम्राज्य बनाना चाहता था, लेकिन उसके अपने ही लोग इसके लिए तैयार नहीं थे।
तो आखिर में सिकंदर ने दुनिया को क्या दिया? उसकी असली विरासत क्या है? ये भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स है जितना कि उसका साम्राज्य था। ये एक कड़वी सच्चाई है। जिस विशाल साम्राज्य को उसने अपनी जिंदगी लगाकर बनाया था, वो बहुत ही कमजोर था। वो सिर्फ सिकंदर के दम पर टिका था और उसकी मौत होते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, उसका पॉलिटिकल एम्पायर लगभग ना के बराबर टिका, लेकिन उसका कल्चरल असर, जिसे हम हेलेनिज्म कहते हैं, और उसकी जो कहानी बनी, वो सदियों तक कायम रही। उसने विचारों का एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो जमीन पर बने साम्राज्य से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुआ। सिकंदर एक विजेता का सबसे बड़ा आइडल बन गया। इतिहास के सबसे बड़े नाम पॉम्पी, सीजर, नेपोलियन, सब ने उसकी तरह बनने की कोशिश की। वो महानता का एक पैमाना बन गया था। तो आखिर में हम क्या कहें? सच तो ये है कि सिकंदर जैसे कॉम्प्लेक्स इंसान के लिए कोई एक आसान सा जवाब नहीं हो सकता। वो जीनियस था, विजनरी था, बेरहम था और विरोधाभासों से भरा था, सब एक ही साथ। वो आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसका बनाया हुआ साम्राज्य एक पीढ़ी भी नहीं टिक सका, फिर भी उसका नाम आज 2300 साल बाद भी पूरी दुनिया में लिया जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली महानता क्या है, वो जो हम बनाते हैं या वो कहानी जो हम पीछे छोड़ जाते हैं।